नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। मिक्सचर और एलिगेशन का ये चौथा भाग है। पिछले 3 भागों में बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्सचर और एलिगेशन का आपको नहीं पता है तो आप तीनों पार्ट देख लीजिए। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन भी कराया है, वो अगर वो क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको करने का तरीका मालूम हो जाएगा और पता होगा कि कैसे मतलब एलिगेशन कहाँ पर लगाना है, उसका यूज क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपके सामने दिया है कि क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यय और बचत का अनुपात 3:2 में है। यदि आय में 15% की वृद्धि होती है और बचत में 6% की वृद्धि होती है तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक होता है बचत, एक होता है व्यय और एक होता है इनकम मतलब आय। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। मतलब बचत जितना है और जितना आपने खर्चा किया दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका इनकम मिल जाता है। तो हम कहें कि इनकम और एक्सपेंडिचर, हम कहें कि सेविंग और एक्सपेंडिचर को मिलाते हैं। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इनकम मिल जाएगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि आपको दिया है व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे सेविंग और यहाँ पे इनकम। तो देखिए एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या आपका रेशियो दिया है, व्यय की जगह पे 3:2 है, मतलब ये 3 है तो सेविंग आपका 2 है। अब ये बोला है कि आय में 15% की वृद्धि हो जाए, मतलब ये जो इनकम है इसमें 15% का इंक्रीज़ कर रहा है तो बीच वाली वैल्यू प्लस 15%। और बचत में 6% की वृद्धि होती है, मतलब बचत ये सेविंग आपका ये 2 है तो इसमें 6% की वृद्धि, 6% की वृद्धि मतलब प्लस 6। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है, मतलब कि आपके व्यय में कितने परसेंट का चेंज आएगा वही निकालना है। तो इसको मान लेते हैं हम x% का चेंज आएगा। अब एलिगेशन लगा देना है आपको। एलिगेशन का तरीका मैंने बताया था कि आपको क्लॉकवाइज जाना है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से 3/2 इज इक्वल टू यहाँ से 6 - 15, 6 - 15 बटे में 15 - x, 15 - x। तो यहाँ से आप निकाल सकते 3/2 बराबर ये 6 माइनस करेंगे आप तो ऊपर ये हो जाएगा -9 और बटे में 15 - x। अब आपको इसको इधर ले जाना है तो यहाँ से हो जाएगा 45 - 3x बराबर -18। तो x की 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर इधर ले आए तुम तो 63 हो जाएगी। x की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं 21% आ जाएगा। मतलब कि व्यय में आपके 21% का चेंज आएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर ये सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एलिगेशन अगर ना करना चाहें तो बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना है कि देखिए आपका दिया है एक्सपेंडिचर दिया है 3 और आपका सेविंग दिया है 2। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होता है दोनों को ऐड करने पे इनकम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका एक्सपेंडिचर 3 है सेविंग 2 है तो यहाँ पे इनकम हो जाएगा 5। अब देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि आय में 15% की वृद्धि होती है। तो अगर ये 5 है इसमें 15% की वृद्धि तो हम कह सकते हैं कि 5 × 15 ये हो जाएगा 75। अब आपका सेविंग जो है बचत में 6% की वृद्धि, तो 6% की वृद्धि मतलब 2 है, इसमें 6% की वृद्धि तो हो जाएगा आपका 12%। तो ये आपके व्यय में निकालना है। तो व्यय में कितना होगा, तो देखिए 75 है ये 12 है। तो अगर इनकम में से हम सेविंग को माइनस कर दें, आय में से बचत को माइनस कर दें तो व्यय निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 75 में से 12 अगर माइनस कर दें, 75 - 12 तो ये मिलेगा आपको क्या, ये आपको मिलेगा 63। यहाँ से आपको मिल गया। लेकिन आपका ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपका व्यय है वो 3 है तो मतलब टोटल पे 63 आया तो आपको एक पे निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 63/3। यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं तो 21% ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय किया जाता है, जिसमें से यात्रा का कुछ भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है।
तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई दूरी निकालना है आपको। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, चाल समय दूरी का, लेकिन यहाँ पे लेने का मतलब क्या है कि मिक्सचर एलिगेशन में ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरी पहली दूसरी वीडियो में, आपको मैंने बताया था कि N1 और N2 का जो भी रेशियो मिलता है वो क्यों मिलता है और किसका मिलता है। तो मैंने बताया था कि N1 और N2 का जो रेशियो लगाता है, एलिगेशन लगाते हैं, तो N1 और N2 का जो रेशियो मिलता है वो आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि स्पीड मतलब कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो मिलेगा टाइम का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने बताया भी था। मतलब जब भी हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो मिलेगा आपको टाइम का। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड में लगाते हैं तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। अगर टाइम का रेशियो मिल जाएगा तो वहाँ से हम आराम से दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी निकालने का फार्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल में अगर समय का गुणा कर दें तो हमको ये पता है कि चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको समय मालूम हो जाए तो हम समय से गुणा करके इसका जो है दूरी कितना तय किया निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कुछ भाग, ये मान लेते इतना भाग ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, और ये जो बचा हुआ दूरी है उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे से के हिसाब से चला है। तो उसको ओवरऑल मतलब कि किस रेशियो में, हम अगर रेशियो मिल जाए या फिर हमको टाइम मिल जाए कि ये कितना टाइम में चला है, ये कितना टाइम में चला है, तो टाइम से इसमें गुणा कर देंगे और टाइम से इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगी। लेकिन एक चीज़ पता है कि 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में चलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यात्रा का पूरा चाल है, औसत चाल यहाँ से यहाँ तक का, वो टोटल 360 किलोमीटर चल रहा है 6 घंटे में, मतलब डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया, यहाँ से एवरेज स्पीड आ गया। तो हम अगर 45 किलोमीटर वाले और 90 किलोमीटर वाले को अगर मिला दे एक साथ तो हम कह सकते हैं कि टोटल इसने कवर किया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो एलिगेशन देखिए लगा सकते हैं हम यहाँ से, ये 45 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और ये दोनों को मिलाने के बाद ये बन रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे तो आपको किस चीज़ का रेशियो मिलेगा, रेशियो मिलेगा आपका टाइम का। मतलब अगर टाइम ये T1 है, ये T2 है, तो आपको T1 और T2 का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं कि T1 अपॉन T2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 बटे में 60 माइनस 45 15। ये आपका रेशियो 2:1 का आ गया। अब टोटल देखिए, टोटल टाइम कितना लगा था, यहाँ से आपको रेशियो मिल गया कि T1 और T2 चला है किस रेशियो में, ये चला है 2:1 में, और टोटल आपको 6 घंटे टाइम लगा है, मतलब टोटल चलने में 6 घंटा लगा है। तो अगर हम इसमें 2:1 में 6 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटे, और ये हो जाएगा आपका 2 घंटे। मतलब 45 किलोमीटर वाला जो है T1 टाइम में, देखिए ये T1 टाइम में 45 किलोमीटर प्रति घंटे वाला ये चला है 4 घंटा। तो आपको दूरी निकालना है, वो भी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 गुणे समय कितना लगा है, ये इसमें 45 के हिसाब से T1 टाइम लगा है, T1 की वैल्यू यहाँ 4 आई, तो 45 गुणे 4 ये हो जाएगा आपका 180। मतलब 45 किलोमीटर की गति से तय की गई दूरी आपका 180, ये आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन है, एक द्रव P पानी की तुलना में 1/3/7 गुना भारी है तथा पानी एक अन्य द्रव Q की तुलना में 1/2/5 गुना भारी है। फिर क्या है कि 7 लीटर Q द्रव में P द्रव की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना कि समान आयतन वाले पानी का है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 टाइप के जो द्रव है, लिक्विड है 3 टाइप के, एक है P, दूसरा है Q और एक पानी। तो हमको क्या करना है कि P, ये दिया है क्वेश्चन कि 7 लीटर Q है और P द्रव की कितनी मात्रा, मतलब कि P और Q की मात्रा को मिलाना है। P और Q की मात्रा को मिलाने के बाद हमको ऐसा चाहिए कि दोनों को मिलाने के बाद जो आपका समान आयतन की पानी का आपका भार उतना हो, मतलब P और Q को मिलाने के बाद जो भार बने वो पानी के भार के इक्वल होना चाहिए।
अब क्वेश्चन में दे दिया कि Q की मात्रा है 7 लीटर, मतलब Q की मात्रा 7 लीटर है और P के साथ कितना, मतलब P का क्वांटिटी कितना होना चाहिए कि Q को मिलाने पे, Q के 7 लीटर को मिलाने से आपका जो भार मिले वो पानी के भार के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले कि मतलब भार निकालना है तो हमको पहले मालूम होना चाहिए कि P का भार कितना है, Q का भार कितना है, पानी का भार कितना है, तभी तो भार को सब बराबर कर सकते हैं मिलाने के बाद। तो भार कैसे मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन में ये आपको बोला है ना कि पानी P, द्रव P पानी की तुलना में 1 से 3 गुना भारी है। तो यहाँ से P और पानी का रेशियो ले सकते हैं हम। देखिए P जो है पानी की तुलना में, तो अगर हम बात करें P की, तो P क्या है, P जो है पानी को हम मान लेते हैं, पानी के वाटर W से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं W। तो P जो है पानी की तुलना में 1 से 3/7 गुना भारी है, मतलब 1 से 3/7 का मतलब कि ये 10/7 हो गया। ये पानी से इतना गुना भारी है ये। तो यहाँ से P/W = हो जाएगा 10/7। अब देखिए क्या बोला है कि तथा पानी एक अन्य द्रव से, पानी की बात करें, पानी W जो है ये Q से 1/2/7 गुना भारी है, मतलब 1/2/7 का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 7/5। जो पानी है वो 7/5 गुना भारी है Q से। अब यहाँ से W और Q का रेशियो मिल गया, W और Q का रेशियो होगा 7:5। अब ये P और W का रेशियो है, यहाँ पे W और Q का रेशियो है, दोनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ देखिए W 7 है, यहाँ भी W 7 है, मतलब हमको करने की ज़रूरत नहीं है, W सेम है, ये भी W सेम है, तो हम तीनों को एक साथ मिला सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि P, Q और R का जो रेशियो होगा वो P देखिए 10 है, यहाँ पे W है 7, P और ये W ले लेते हैं, यहाँ पे W है, तो W है 7 और आपका Q है 5। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर P 10 है तो Q आपका 5 है और वाटर जो 7। तो अब लगा सकते हैं आराम से एलिगेशन। अब एलिगेशन लगा के हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन बोला कि द्रव Q 7 लीटर द्रव जो Q है और 5 ये P जो द्रव है, दोनों को मिलाना है। किसको किसको मिलाना है, मिलाना है आपको P को और Q को। तो P का भार कितना है, P का भार है 10, Q का भार है 5। अब दोनों को मिलाने के बाद हमको भार किसके इक्वल चाहिए, हमको भार पानी के इक्वल चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि ये जो है पानी का होना चाहिए समान आयतन का। मतलब ये जो 7 है W की वैल्यू यहाँ पे बीच में हमको रखना पड़ेगा, दोनों को मिलाने के 7 के इक्वल चाहिए। अब देखिए जो 7 लीटर दिया है ना, आपका Q का मात्रा दे दिया है, Q का मात्रा ये दे दिया है 7, तो Q की जगह पे हम 7 रख सकते हैं। अब P और 7 का जो है यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि कितनी मात्रा में P निकालें। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्लॉकवाइज जाना है। P/7 बराबर क्लॉकवाइज जाना है, 5 - 7 बटे में 7 - 10, 7 - 10। तो यहाँ से P/7 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका वो हो जाएगा -2, अब बटे में ये हो जाएगा आपका -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 बटा में 3। तो 14 बटे में 3 का मतलब क्या हुआ, 4 सही 2/3 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 में है तथा 7:3 में है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात करें जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जाता है। देखिए आपके पास 2 बर्तन है, दोनों बर्तन में दूध और पानी का रेशियो अलग अलग है, मतलब एक बर्तन इधर एक बर्तन है और दूसरा कोई बर्तन है। तो जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का मिलावट है, दूसरा बर्तन भी है उसमें दूध और पानी का मिलावट है। फिर क्या किया कि दोनों बर्तन को, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, दोनों बर्तन का जो दूध और पानी का मिक्सचर है, दोनों को तीसरे बर्तन में डाल के मिला देता है। तो मिलाने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि जो फाइनल आपका मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का रेशियो 2:1 में होना चाहिए। तो बर्तन, जो पहला बर्तन है दूसरा बर्तन है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कहने का मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस रेशियो में मिक्स करेंगे तो आपको जाके दूध और पानी का रेशियो 2:1 में मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर एलिगेशन लगाते हैं तो जिसमें भी एलिगेशन लगाते हैं ना तो उसका यूनिट सेम होता है, मात्रक सेम होता है। मतलब कहने का मतलब
अगर आप दूध में लगा रहे हैं एलिगेशन तो सबको तीनों को दूध ले लीजिए, दूध में लेके आप एलिगेशन लगा सकते हैं। या तो आप पानी के थ्रू जा सकते हैं, या तो पानी को पकड़ लीजिए, पानी दोनों बर्तन ए का पानी लीजिए, बर्तन 2 का पानी लीजिए और फाइनल जो मिलेगा उसका पानी लीजिए, तीनों को एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है जो आपको सही लगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दूध पे काम करते हैं। दूध हम निकाल लेते हैं। बर्तन ए में कितना दूध है, देखिए बर्तन ए में 3:2 में है, मतलब 3 दूध है तो 2 पानी है। तो टोटल कह सकते हैं कि 3 2 मतलब अगर 5 है टोटल, अगर 5 लीटर अगर होगा पहले वाले बर्तन में तो उसमें 3 आपको दूध मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दूध की मात्रा यहाँ पे जो है 3/5 है। भाई 5 लीटर में 3 तो आपका दूध है। ये मानतन आपका जो है पहला बर्तन है इसमें। अब जो दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन में आपका दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दूध 7 है और पानी 3 है, मतलब टोटल इसमें जो है टोटल क्वांटिटी 10 है, 10 में आपका 7 दूध है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दूध 7/10, 10 में 7 दूध है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद आपको जो फाइनल मिक्सचर प्राप्त है वो 2:1 में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 1 का मतलब कि टोटल मिश्रण 3 लीटर का है, जिसमें कि 2 लीटर पानी है, ये मान सकते हैं। तो 2 इसमें 2 दूध है, 2 और 1 के मिश्रण में मतलब टोटल 3 है, 3 में 2 आपका दूध है। तो यहाँ से दूध हो जाएगा 2/3। अब ये मिक्सचर मान लेते हैं ये पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब ए और बी का रेशियो निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा फ्रैक्शन है, इसको आसान कर लेते हैं। इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे भी डायरेक्ट माइनस करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं ना कि 5, 3 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 3 और 10 का एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल ले सकते हैं, 120 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 30 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, 30 को सब में गुणा कर दें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि एलिगेशन लगा रहे हैं तो सब में गुणा कर देंगे तो बात वही आएगा, रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 30 से गुणा कर दें तो इसमें 30 से गुणा करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 5 से 6 कटेगा, तो मतलब ये ए और बी का जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे 18 मिल रहा है। यहाँ पे 30 से गुणा करना है तो ये 21 हो जाएगा। यहाँ पे 30 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा 20 आ जाएगा आपका। अब रेशियो निकाल देना ए और बी का रेशियो। हम देखिए 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1, ये 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, 1 रेशियो 2 में मिल गया। मतलब ए और बी किस रेशियो में होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1:2 में। यहाँ से आप वैसे भी कर सकते हैं A/B बराबर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया था कि इसे क्लॉकवाइज चलना है, A/B = 21 - 20, 1/20 - 18, 2, 1:2 में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:2 में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में कि ये बोला एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 200 है तथा पैरों की संख्या 580 है तो तोतों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके तोते उड़ने वाले हैं, कहने का मतलब तोते हैं, खरगोश हैं, तो आपको निकालना है कि तोतों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीका है, 2 क्या 3 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका है कि XY मान लें पैरों की संख्या और मतलब तोते की संख्या मान लें x और खरगोश की संख्या y मान लें, तो वहाँ से एक इक्वेशन बना के वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एलिगेशन लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका कि खुद आप दिमाग में सोच लें कि कितने होंगे, कैसे क्या होंगे। तो चलिए मैं कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं कि जो चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं कुछ तोते हैं, तो हम मान लेते हैं कि खरगोशों की संख्या कितनी है। खरगोश मतलब रैबिट मान लेते हैं, रैबिट को R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो रैबिट है, खरगोश है, इनकी संख्या हम मान लेते हैं X, और जो तोते हैं पैरट, उनकी संख्या हम मान लेते हैं Y। अब टोटल सिरों की संख्या है 200, तो हम कह सकते हैं कि रैबिट प्लस खरगोश = 200, क्योंकि जितने रैबिट हैं मतलब कुछ रैबिट है कुछ ये आपका पैरट है, दोनों को मिलाने के बाद सिरों की संख्या 200 है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि X + Y = 200, मतलब 200 लोग हैं, 200 जानवर हैं, जो भी कह रहे हैं। अब ये हेड की संख्या यहाँ से निकल गई, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि पैरों की संख्या 580 है। तो अगर रैबिट है, खरगोश है, और खरगोश की संख्या x है, तो यहाँ से पैर कितने मिल जाएंगे आपको, मतलब खरगोश के 4 पैर होते हैं, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं। आपके पास खरगोश की संख्या है x, तो यहाँ से कह सकते हैं कि पैरों की संख्या यहाँ से 4x हो जाएगा, प्लस अब तोते जो हैं, तोते के 2 पैर होते हैं, तो तोते के 2 पैर होते हैं,
तो यहाँ से अगर वाई तोते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल पैर हो जाएंगे तोते के 2y। अब इनका सम कितना होना चाहिए, इसके पैर टोटल को ऐड करने पे दिया है कि पैरों की संख्या 580 है, तो ये 580 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको इसी को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए 4x है 2x है, तो हम ऐसा करते हैं 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये अपना 2 था यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 290 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 2x में x जाएगा तो x हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ से 290 में माइनस करेंगे 200 तो 90 हो जाएगा। अब x बराबर 90 आ गया तो y कितना हो जाएगा, y यहाँ पे अगर रख देंगे तो 200 माइनस 90 बराबर 110। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब तोतों की संख्या हमने मान रखा है y, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 110, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो आप इक्वेशन से कर सकते हैं। अब देखिए एलिगेशन में ये क्वेश्चन लिया गया है, मतलब कि एलिगेशन से भी हो सकता है। अब एलिगेशन से कैसे हो सकता है, एलिगेशन से ऐसे हो सकता है कि देखिए मान लेते हैं ये तो खरगोश है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम खरगोश, खरगोश मतलब रैबिट, और तोते को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिगेशन अगर लगाएं हम, तो आपको पता है खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो हम अगर पैर लेके चलें तो यहाँ पे 4 पैर है, और जो पैरट हैं पैरट के 2 पैर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एलिगेशन जब भी लगाते हैं तो उनकी यूनिट सेम होती है, उनकी मात्रक सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लेके चल रहे हैं तो ये क्या लेके चल रहे हैं, पैर लेके चल रहे हैं। तोता है इसका भी पैर लेके चल रहे हैं, मतलब अगर एक हेड है तोता का, अगर एक हेड है तो उसमें 2 पैर मिलेंगे आपको। खरगोश का एक हेड है, एक सिर है, तो वहाँ पे 4 पैर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका मात्रक है ये आपका लेग्स पर हेड है, मतलब कि लेग्स जितने वो पर हेड पे, एक हेड के हिसाब से हम लेग्स ले रहे हैं, मतलब पर हेड का यूनिट हम लेके चल रहे हैं। हमको क्या चाहिए, वैसे भी ये पैर है, ये पैर है, तो हमको यहाँ पे बीच वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो पैर में होनी चाहिए, पैर प्रति सिरों की संख्या, मतलब लेग्स पर हेड चाहिए हमको। तो टोटल लेग्स कितने हैं, टोटल पैरों की संख्या 580 डिवाइड बाई पर हेड, मतलब 200 हेड हैं, तो अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो आपको लेग्स पर हेड मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.9, 2.9 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। बस आपको कन्फ्यूजन कहाँ आ सकती है, आपको कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये देखिए ये आपका, ये हम लगा रहे हैं पैर में एलिगेशन, पैर में, तो ये भी पैर में होना चाहिए। तो पैर में होना चाहिए तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल पैर है 580 और लोग हैं 200, तो पैर को आप डिवाइड करेंगे, 580 पैर को 200 लोगों में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है 2.9, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सीधा सीधा एलिगेशन लगा देना है। तो रैबिट और पैरट का जो रेशियो आएगा, यहाँ से इसको माइनस करिए, यहाँ से इसको माइनस करिए, तो 2 से 2.9 माइनस करेंगे तो -0.9 डिवाइड बाई इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -1.1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। R/P का रेशियो अगर मिलेगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 9/11। हम कह सकते हैं कि रैबिट अगर 9 है तो पैरट आपका 11 है, और टोटल आपको सिरों की संख्या 200, मतलब 9 और 11 हो गया 20, 20 की वैल्यू 200, 9 और 11 20, 20 की वैल्यू 200। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 10 आ गई, 1 की वैल्यू 10 आ गई तो आपको निकालना है पैरट, मतलब 11, ये रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 10 तो 11 की वैल्यू 110, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये तो एलिगेशन हुआ। तीसरा तरीका क्या है करने का, तीसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए क्या है कि आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि पैरों की संख्या है 580 और टोटल हेड आपके पास 200 है, सिरों की संख्या 200 है। तो अगर एक बार को आप ये सोचिए कि आपके पास 580 पैर हैं, आपके पास टोटल आपके पास 580 पैर है, आपको 200 लोगों में बांटना है, इन सब लोगों में 200 में बांटना है। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 पैर उठाते हैं, 2-2 पैर, 2-2 पैर सबको दे देते हैं, सबको पैर 2-2 पैर दे देते हैं। देखिए टोटल जो हैं 200 हैं, 200 लोग हैं, मतलब हेड की संख्या, सिर की संख्या। यहाँ पे कुछ पैरट हैं और कुछ रैबिट हैं, और आपके पास 580 पैर है, आपको बांटना है इन लोगों में। तो जाहिर सी बात है जो खरगोश होगा उसको 4 पैर देंगे, और जो तोता होगा उसको 2 पैर देंगे।
तो आपको पता नहीं है कितनी संख्या, तो आपने क्या किया कि 2-2 उठा के सबको दे दिया। 2-2 इन 200 लोगों में 200 दे दिया आपने, 2 पैर उठा के दे दिए यहाँ से, 2-2 पैर 2-2 पैर जितने भी लोग हैं, मतलब 200 लोग हैं तो 200 लोगों में आपने 400 पैर बांट दिए 2-2 करके। तो यहाँ पे 400 पैर आपने बांट दिए। तो क्या होगा कि अगर 400 पैर आपने बांट दिए तो जो तोता होगा, तोते के 2 पैर होते हैं, तो तोतों के अगर 2 पैर मिल जाएंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे, मतलब 2 पैर इनके कंप्लीट हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे आपके। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 400 आपने पैर बांट दिया तो तोते गायब हो जाएंगे यहाँ से जो है तोते उड़ जाएंगे करके। अब तोते उड़ जाएंगे, तोते गायब हो जाएंगे, तो बचेगा रैबिट आपके पास। रैबिट रुक जाएगा क्योंकि रैबिट को मिलेगा 2-2 पैर, 2-2 पैर मिलेंगे। तो ये 2 पैर और इनको चाहिए, 4 पैर कंप्लीट करने के लिए 2 पैर और ये वेट करेंगे कि बचा हुआ पैर भी है, फिर आप 2 देंगे तो इनका कंप्लीट होगा। तो आपने शुरुआत में 2-2 पैर दे दिए, 400 पैर बांट दिए, 580 पैर था आपके पास। तो आपके पास कितने पैर बच जाएंगे? आपके पास बचेंगे पैर 180। अब ये 180 पैर बचा तो आप किसको बांटेंगे? देखिए आपने 2-2 पैर दे दी तो पैरट जो है तोते के पैर कंप्लीट हो गया, तोते यहाँ से उड़ के गायब हो गए, बच गए रैबिट जो खरगोश बच जाएंगे। अब 180 पैर बांटना है आपको, तो कितने लोगों में बांट पाएंगे? जो खरगोश है कितने खरगोश में बांट पाएंगे? मतलब 2-2 तो इनको कंप्लीट पहले ही दे दिया था आपने, जो बचे खरगोश तो 2-2 और लेंगे ये लोग। तो 180 पैर है, 2-2 के हिसाब से अगर बांटेंगे तो 90 लोगों में बांट पाएंगे आप। ये 90 कौन लेगा? जो बचा हुआ खरगोश। मतलब खरगोश कितने थे आपके? खरगोश थे 90 खरगोश थे, टोटल 90 खरगोश थे, वो रुक गए थे, आपने 2-2 दे दिया तो 180 जो पैर थे कंप्लीट हो गए। मतलब खरगोश की संख्या 90 है, अगर 200 सिर है, खरगोश की संख्या 90 है, तो बच गया 110, वो 110 आपके तोते हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी कर हो सकता है ऐसे।